तो चलिए, अभी मैं आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम कैसे करना है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो है कि बेसिस। देखिए, मार्केट में किसी भी स्टॉक को अगर खरीदना चाहते हैं, उसका एक स्पॉट प्राइस होती है जो कैश मार्केट का प्राइस है, और एक फ्यूचर प्राइस होती है जो फ्यूचर मार्केट का प्राइस है। तो स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है उसी को हम लोग बेसिस कहते हैं। यानी पहले आप स्पॉट प्राइस चेक कीजिए, उसके बाद फ्यूचर प्राइस चेक कीजिए, स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस को माइनस कर दीजिए, तो बेसिस कैलकुलेशन हो जाती है। इसीलिए फ्यूचर प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से अधिक है तो ऐसे केसेस में बेसिस का रिजल्ट नेगेटिव आती है, और अगर फ्यूचर प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से कम है तो ऐसे केसेस में बेसिस का रिजल्ट पॉजिटिव आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कॉस्ट ऑफ कैरी, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, नाम से ही पता चलता है ये ऐसी एक कॉस्ट है, किसी भी चीज़ को कैरी करने का कॉस्ट है। मान लीजिए कोई भी एक सामान आप खरीद के रखे हैं, अगर उसको एक दिन आपको रखना है तो उसके लिए कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ खर्चा करना पड़ता है। मान लीजिए आपको 10 रुपया हर दिन का खर्चा होता है, यानी एक दिन का कॉस्ट ऑफ कैरी है 10 रुपया। यानी उस सामान को अगर आप एक दिन रखना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो आपको अलग से 10 रुपया खर्चा करना पड़ता है। तो इस तरह का जो कॉस्टिंग होती है, इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। देखिए, फ्यूचर मार्केट में जैसे कि मैंने कहा कि फ्यूचर प्राइस होती है और स्पॉट मार्केट में स्पॉट प्राइस होती है। ये जो दो प्राइस है, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस, इन दोनों का रिलेशन को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है, फ्यूचर प्राइस से स्पॉट प्राइस को माइनस कर दीजिए तो सिंपली कॉस्ट ऑफ कैरी कैलकुलेट हो जाती है। और एक आसान फॉर्मूला है, कोई भी सामान को आप जब खरीदते हैं उसके लिए जो पैसा पे करते हैं, उसमें जितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उस सामान से जितने भी आपको डिविडेंड मिलती है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ कैरी कैलकुलेट हो जाती है। एक छोटा सा आसान एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक XYZ नाम की एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, जिसकी एक शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपया, और कैश मार्केट में स्पॉट प्राइस है 100 रुपीज़ पर शेयर। अब ऐसा शेयर आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, इसीलिए आप पैसा उधार करना चाहते हैं। तो 100 रुपया उधार करके एक शेयर आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ईयरली इंटरेस्ट मान लीजिए 6% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। यानी एक साल का इंटरेस्ट हो जाती है 100 रुपये के ऊपर 6%, यानी 6 रुपया। अगर स्टॉक को आप एक साल होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, और मान लीजिए कि उस स्टॉक से आपको 200% की डिविडेंड मिली है। आपको पता है जो डिविडेंड कैलकुलेशन होती है वो फेस वैल्यू के ऊपर है। फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो 1 रुपये के ऊपर 200% डिविडेंड मतलब 2 रुपया की अर्निंग होती है। यानी इस स्टॉक के लिए पूरे साल भर में आपको 6 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और 2 रुपये की डिविडेंड अर्निंग होती है। यानी 6 रुपया खर्चा है और 2 रुपया कमाई है। तो कॉस्ट ऑफ कैरी का जो फॉर्मूला है, जितनी इंटरेस्ट आप पे करते हैं उसमें से आप डिविडेंड को माइनस कर दीजिए तो आपका कॉस्ट ऑफ कैरी कैलकुलेट हो जाती है। तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट है 6 रुपया और डिविडेंड जो आपको मिली है 2 रुपया, तो 6 रुपीज़ माइनस 2 रुपया, तो माइनस करने से आपको 4 रुपीज़ मिलती है। ये जो 4 रुपया है, इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। इसका मतलब ये है, आज जिसका स्पॉट प्राइस है 100 रुपया, एक साल के बाद उसका फ्यूचर प्राइस हो जाएगा 104 रुपया, यानी 4 रुपया बढ़ेगा, क्योंकि ये एक साल का कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो 4 रुपया है। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मार्जिन के बारे में बताऊंगा। मार्जिन क्या होती है, कितने टाइप की मार्जिन होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, एक्सचेंज में बहुत सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होती है और हर ट्रेड का सेटलमेंट एक्सचेंज के माध्यम से ही होती है, क्योंकि एक्सचेंज इसका गारंटी लेती है। इसीलिए जितने भी काउंटर पार्टी होती है, हर एक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सचेंज मार्जिन चार्ज करती है ब्रोकर से। लेकिन क्या ब्रोकर अपने जेब से पैसा खर्चा करेगी? नहीं, ब्रोकर अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से ये मार्जिन कलेक्ट करती है। इस तरह का अमाउंट को हम लोग मार्जिन कहते हैं। अब मार्जिन क्या क्या होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मार्जिन है इनिशियल मार्जिन। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बुक करने के लिए आप इनिशियली जितना पे करते हैं उसी को हम लोग इनिशियल मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप बाई करना चाहते हैं,
या फिर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना चाहते हैं, चाहे आप बाय करें या फिर सेल करें, दोनों के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा पे करना पड़ता है। तो इस तरह का जो इनिशियल पेमेंट आपको करना पड़ता है, तो उसको हम लोग इनिशियल मार्जिन कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप टीसीएस फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं, उसका आज की प्राइस है 4000 रुपया पर शेयर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक लॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है वो 7 लाख रुपया, और मान लीजिए आपको इनिशियल पेमेंट करना है 20%। तो 7 लाख का 20% होती है 1,40,000, यानी आपको 1,40,000 रुपया पे करना है, और उसके बदले में टीसीएस फ्यूचर्स का 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आप बुक कर सकते हैं, उसका पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट मार्जिन होती है मार्क टू मार्केट मार्जिन, इसको हम लोग एमटीएम मार्जिन भी कहते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा कि फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होती है, और हर कॉन्ट्रैक्ट का डेली बेसिस में सेटलमेंट होती है, यानी एक्सचेंज चेक करती है कि डेली बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट में क्लाइंट्स का प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है। ये जो डेली सेटलमेंट होती है, जिसमें एक्सचेंज प्रॉफिट लॉस चेक करती है, इस तरह का सेटलमेंट को मार्क टू मार्केट सेटलमेंट कहा जाता है, यानी एम सेटलमेंट कहा जाता है। अगर कोई कस्टमर का लॉस होता है, जितना लॉस होता है वो एक्सचेंज कलेक्ट करती है, और वो पैसा जिसको प्रॉफिट होता है उसको दिया जाता है। इस तरह का जो मार्जिन कलेक्ट किया जाता है, इसको हम लोग एमटीएम मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए आपने जो 7 लाख रुपया का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, अब मार्केट क्लोज होने के बाद उसका वैल्यू मान लीजिए 6,90,000 हो गया, यानी 10,000 रुपया आपका लॉस चल रहा है। तो ये 10,000 रुपया एक्सचेंज आपसे कलेक्ट करेगी, तो ये 10,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। इसी को हम लोग एमटीएम मार्जिन कहते हैं। यानी फ्यूचर में सिर्फ एक बार आप पैसा दे देंगे और कहानी खत्म, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बुक करने के लिए 1,40,000 इनिशियल मार्जिन दिया है, यहीं पे खत्म नहीं। अगर हमें लंबे समय के लिए रहना है, अप टू एक्सपायरी तक रहना है, अगर मेरी कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉस में चली तो जितने भी लॉस होगा वो लॉस हमें भरना पड़ेगा। इस तरह का लॉस को हम लोग एमटीएम मार्जिन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, ओपन इंटरेस्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। किसी भी अंडरलाइंग एसेट की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में आउटस्टैंडिंग रहती है, यानी उसका सेटलमेंट नहीं हुई है, उस तरह का टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन का मतलब है उसने बाय किया होगा, शॉर्ट पोजीशन का मतलब है उसने सेल किया होगा। तो आप याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशंस ये टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशन के समान होती है। यानी कोई ना कोई बाय करते हैं और उसको कोई ना कोई सेल करते हैं। जितनी क्वांटिटी बाय होती है उतनी क्वांटिटी सेल भी होती है। इसीलिए हम लोग दोनों के दोनों एक साथ में ऐड नहीं करते हैं, किसी भी एक साइड को हम लोग चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। आइदर हम लोग लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन चेक करेंगे या फिर शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन को चेक करेंगे। किसी भी एक पोजीशन को हम लोग बताएंगे ओपन इंटरेस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए टीसीएस फ्यूचर, उसका ओपन इंटरेस्ट चेक करना है। इसमें 3 क्लाइंट्स है। क्लाइंट ए उसने लॉन्ग पोजीशन ले रखे हैं 10 लॉट की, क्लाइंट बी उसने भी लॉन्ग पोजीशन ले रखे हैं 10 लॉट की, इसीलिए टोटल लॉन्ग पोजीशन हो जाती है 20। और जैसे कि मैंने कहा, जितनी लॉन्ग पोजीशन होती है उतनी शॉर्ट पोजीशन भी होती है। मान लीजिए सी नाम का एक क्लाइंट से उसने 20 लॉट्स की शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, टोटल ए और बी का मिलाकर 20 होती है। उसी तरह शॉर्ट पोजीशन अगर लेते हैं तो टोटल 20 लॉट्स होती है। तो किसी भी एक साइड को ले लीजिए, आइदर लॉन्ग पोजीशन ले लीजिए या फिर शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए, तो 20 लॉट्स ही होती है। इसीलिए टीसीएस फ्यूचर्स की जो ओपन इंटरेस्ट है वो 20 लॉट्स है। अब मैं आपको प्राइस बैंड के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्राइस बैंड ऐसा एक प्राइस रेंज है जिसके बीच में किसी भी एक दिन का ट्रेडिंग होती है, यानी उसी के बीच में प्राइस अप डाउन करते रहती है। अब ये प्राइस बैंड कितनी होगी, ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होती है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसके ऊपर बनाई जाती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अगर फर्स्ट डे ट्रेड होती है तो ऐसे केसेस में कैश मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर बेस करके प्राइस बैंड को कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए प्राइस बैंड को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लीजिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का शेयर का प्रीवियस डे का जो प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, वो 100 रुपया है और उसकी प्राइस ब्रांड है 10%। यानी जब नेक्स्ट डे ट्रेड होगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो मैक्सिमम 10% तक अलाउ किया जाएगा और अगर घटेगी तो मैक्सिमम 10% तक अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब अगर प्राइस बढ़ी तो 10% यानी 110 तक जा सकती है और अगर प्राइस घटी तो 100 से 10% घटा दीजिए, यानी शेयर्स की ट्रेडिंग 90 से 110 के बीच में हो सकती है। अगर इसके बाहर गई तो प्राइस को फ्रीज की जाती है, उसके ऊपर ट्रेड को बंद किया जाता है। यानी प्राइस बैंड जो अलाउ किया जाता है उसके बीच में, उस प्राइस के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं और प्राइस अगर उसके बाहर चली गई तो उस स्टॉक का ट्रेडिंग को फ्रीज किया जाता है। यानी प्राइस को फ्रीज किया जाता है और उस तरह का स्टॉक का प्राइस में किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं दिखती है। अब मैं आपको डेरिवेटिव मार्केट का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन के बारे में बताऊंगा, किस तरह का पोजीशन होती है, क्या क्या पोजीशन आप ले सकते हैं। देखिए, कैश मार्केट में हम जब शेयर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, हम कहते हैं कि शेयर खरीद के रखे हैं, शेयर्स को बेच दिए हैं। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं, सेल करते हैं, हम इसको खरीदना बेचना नहीं बोलते हैं। इसको हम लोग अगर खरीदते हैं तो उसको हम लोग लॉन्ग कहते हैं और उसको अगर सेल करते हैं तो शॉर्ट कहते हैं। तो इसीलिए पोजीशंस भी दो टाइप के हैं, एक लॉन्ग पोजीशन और एक शॉर्ट पोजीशन। आप अगर किसी भी तरह की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं और वो आउटस्टैंडिंग रहते हैं और अनसेटल्ड रहते हैं तो इस तरह का पोजीशन को लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। जैसे कि एज पर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर बाजीज निफ्टी फ्यूचर्स का 4 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, तो इसका मतलब है बाजीज के पास निफ्टी फ्यूचर का 4 कॉन्ट्रैक्ट का लॉन्ग पोजीशन है। उसी तरह शॉर्ट पोजीशन का मतलब है आप जब किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग या फिर अनसेटल्ड रहते हैं, तो इस तरह का पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। एज पर एग्जांपल मान लीजिए मिस कियाना निफ्टी फ्यूचर्स का 4 कॉन्ट्रैक्ट को सेल की है। इसका मतलब यही है कियाना के पास निफ्टी फ्यूचर्स का 4 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट पोजीशन है। अब मैं आपको ओपन पोजीशन के बारे में बताऊंगा। जितने भी पोजीशन ओपन रहती है यानी आउटस्टैंडिंग या फिर अनसेटल्ड रहती है, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो या फिर शॉर्ट पोजीशन हो, इस तरह के पोजीशन को हम लोग ओपन पोजीशन कहते हैं। मान लीजिए आपने टीसीएस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने लॉन्ग पोजीशन ले रखे हैं और उसको क्लोज नहीं किए, मतलब उसको बेचे नहीं है, तो आपके पास एक लॉट रहती है। इसका मतलब एक लॉट ओपन पोजीशन है। फ्यूचर मार्केट में नेकेड पोजीशन भी होती है, जब हम अंडरलाइंग एसेट का किसी भी तरह की पोजीशन लिए बिना अगर उसको हम लोग लॉन्ग करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो इस तरह का पोजीशन को हम लोग नेकेड पोजीशन कहते हैं। कैलेंडर स्प्रेड भी एक स्पेशल टाइप की पोजीशन है, जहां पर साथों साथ 2 पोजीशन ली जाती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, और वो भी सेम अंडरलाइंग एसेट के ऊपर। उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग की जाती है और एक डिफरेंट एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए टीसीएस फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है आपने उसको बाई किए हैं यानी लॉन्ग पोजीशन लिए हैं, और 2 महीने वाला जो टीसीएस फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप शॉर्ट पोजीशन लिए हैं। इस तरह की सेम अंडरलाइंग एसेट, एक लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और एक शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपायरी अलग अलग होती है, एक 1 महीने का, एक 2 महीने का। तो इस तरह का 2 अलग अलग पोजीशन अगर साथों साथ लेते हैं, इस तरह की स्प्रेड को हम लोग कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन कहते हैं। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट का डिफरेंस समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कॉन्ट्रैक्ट टाइप। देखिए, फॉरवर्ड मार्केट में एक बायर होती है और एक सेलर होती है, और बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होती है। बायर और सेलर एक दूसरे को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होती है, यानी सारे के सारे जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है। कॉन्ट्रैक्ट करवाने की जिम्मेदारी और उसको सेटल करवाने की भी जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए आपको काउंटर में जाना पड़ेगा और वहाँ पर फेस टू फेस आपका डील होता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए
आपको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा। एक्सचेंज के थ्रू आप बाई कर सकते हैं या फिर सेल भी कर सकते हैं। आप याद रखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज एक्सपायरी डेट में ही सेटलमेंट होती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने कहा डेली बेसिस में एक्सचेंज सेटल करती है। डेली बेसिस में एक्सचेंज चेक करती है आपको प्रॉफिट हो रही है या फिर लॉस हो रही है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही रिस्की है क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी का रिस्क हो सकता है। बायर और सेलर दोनों काउंटर पार्टी में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट को डिसएग्री भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह का रिस्क नहीं है क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी के बीच में एक्सचेंज होती है। सारे के सारे सेफ्टी, सारे के सारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक्सचेंज की होती है, इसीलिए आप टेंशन फ्री रहिए, यहाँ पर किसी भी तरह की रिस्क नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होती है यानी लॉट साइज होती है वो अलग अलग हो सकती है। जब बायर सेलर मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस समय डिसाइड की जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगी। लेकिन एक्सचेंज में जब ट्रेड होती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें एक्सचेंज डिसाइड करती है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर बाई करना है या फिर सेल करना है तो उसके लिए लॉट साइज फिक्स्ड होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो मैच्योरिटी डेट होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे बायर और सेलर के बीच में डिस्कशन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसके आधार पे मैच्योरिटी डेट बनाई जा सकती है जो इस डेट को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगी। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज एक्सचेंज डिसाइड करती है कि कब एक्सपायरी होगी। जैसे कि मैंने कहा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का रिलेटेड महीने का जो लास्ट थर्सडे होती है उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है। जब हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं तब कभी कभी इनिशियल मार्जिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी बिना मार्जिन पे करे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में चाहे आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए या फिर शॉर्ट पोजीशन लीजिए, दोनों के लिए आपको इनिशियल मार्जिन पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जीरो मार्जिन की अलाउ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होती है वो फॉरवर्ड मार्केट में बायर और सेलर के बीच में डिसाइड होती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टैंडर्डाइज होती है, एक्सचेंज डिसाइड करती है कि एक्सपायरी डेट कब होगी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी बहुत ही लो होती है क्योंकि यहाँ पे काउंटर पार्टी का रिस्क रहता है। बायर और सेलर इन दोनों में कोई भी काउंटर पार्टी किसी भी तरह की अगर कॉन्ट्रैक्ट को डिने कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया, तो ऐसे केसेस में लिक्विडिटी करना आसान नहीं है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी आसान है क्योंकि एक्सचेंज के माध्यम से होती है और यहाँ पर बायर सेलर ऑलवेज अवेलेबल रहती है। अगर किसी को कोई भी पोजीशन क्लोज करना है तो उसके लिए आसानी से कस्टमर मिल जाता है। अब मैं आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो पे ऑफ चार्ट है उसके बारे में बताऊंगा। यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेते हैं या फिर सेल पोजीशन लेते हैं तो उसमें आपको किस तरह प्रॉफिट मिल सकती है या फिर आपको किस तरह लॉस हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। मान लेते हैं कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बायर हो, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करना चाहते हैं, तो आपको पे ऑफ चार्ट किस तरह होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लॉन्ग फ्यूचर लिए हैं 100 रुपये की। लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन लेने का मतलब है आपका प्रेडिक्शन यही रहता है कि शेयर प्राइस ऊपर तरफ बढ़ेगी। अगर सच में शेयर प्राइस 100 के ऊपर बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट मिलती है, और अगर 100 के नीचे आती है तो आपको लॉस होती है। तो इसको एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट प्राइस एक्सपायरी में 100 रुपया है तो आपको कोई प्रॉफिट या फिर लॉस भी नहीं होती है, क्योंकि 100 रुपये में आप लॉन्ग फ्यूचर्स लिए हैं और उसको आप 100 रुपये में बेचते हैं, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है। यानी बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों के दोनों सेम है। लेकिन अगर शेयर प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाती है, मान लीजिए मार्केट प्राइस एक्सपायरी में 110 रुपया हो गया, तो उसके हिसाब से आपको 10 रुपये की प्रॉफिट होती है। उसी तरह जब 120 रुपया हो जाती है, 20 रुपये की प्रॉफिट। इसी प्रकार से जब 150 रुपया हो जाती है तो एक्सपायरी में आपको 50 रुपया प्रॉफिट होती है एक शेयर में। ये तो गया कि शेयर प्राइस जब इंक्रीज होती है, लेकिन अगर शेयर प्राइस अगर डिक्रीज हो गई, मान लीजिए शेयर प्राइस 100 रुपया से 90 हो गई, यानी 10 रुपया की लॉस हो गई आपको। अगर 80 हो जाती है तो 20 रुपये की लॉस। उसी तरह अगर 50 हो जाती है तो 50 रुपये की लॉस होती है आपको। इसका अगर पे ऑफ चार्ट ड्रॉ करें तो उसका चार्ट इस तरह दिखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपया जो करंट मार्केट प्राइस एक्सपायरी में है, तो वो 100 रुपया यहाँ पर दिख रही है। और जैसे इसे राइट साइड होती है, यहाँ पे शेयर प्राइस इंक्रीज हो रही है,
तो उसी तरह आपको प्रॉफिट भी मिल रही है, और जैसे जैसे फ्यूचर प्राइस घटती है उसी तरह आपको लॉस भी मिलती है। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का आप सेलर बनना चाहते हैं, यानी शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में आपका पे ऑफ कैसे होती है। मान लीजिए शॉर्ट फ्यूचर का जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपया है। आपका प्रेडिक्शन यही रहता है कि मार्केट प्राइस अगर गिरती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगी, आप सस्ते में खरीदेंगे, और मार्केट प्राइस अगर ऊपर तरफ चली जाती है तो आपको नुकसान होगी, आपको लॉस होगी। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आज का जो शॉर्ट फ्यूचर प्राइस है, मार्केट प्राइस एक्सपायरी में 100 रुपया है। अगर 100 रुपये में ही बाई करते हैं तो किसी भी तरह की आपको नुकसान नहीं होती है, प्रॉफिट भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपका प्रेडिक्शन के हिसाब से शेयर प्राइस एक्सपायरी में शेयर प्राइस गिरती है, मान लीजिए 90 रुपीज़ हो गया, तो आपको 10 रुपये की फ़ायदा होती है। अगर 80 रुपया हो जाती है तो 20 रुपये की फ़ायदा होती है। इसी तरह अगर मार्केट प्राइस एक्सपायरी में घटकर 50 रुपया हो जाती है तो आपको शॉर्ट पोजीशन में 50 रुपया की फ़ायदा होती है। अगर शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद अगर शेयर प्राइस इंक्रीज होगी, एज पर एग्जांपल मान लीजिए कि 110 हो गया, जहां पर आपने 100 रुपये का शॉर्ट पोजीशन लिए थे, यानी आपको ज़्यादा पैसों से खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है आपका 10 रुपये का नुकसान हो गया। इसी प्रकार से 120 रुपया अगर मार्केट प्राइस एक्सपायरी में हो जाती है तो 20 रुपये की नुकसान होती है। इसी प्रकार से अगर 150 रुपया मार्केट प्राइस एक्सपायरी में हो जाती है तो आपको 50 रुपये की लॉस होती है। तो इस टेबल को अगर पे ऑफ चार्ट में उतारे तो इसका चार्ट इस तरह दिखती है। तो यहाँ पर आप करंट मार्केट प्राइस एक्सपायरी में 100 रुपया दिख रही है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड में चलते हैं, यानी शेयर प्राइस गिरती है तो आपको प्रॉफिट मिलती है, और राइट साइड में जैसे जैसे इस साइड में आप मूव करते हैं, शेयर प्राइस इंक्रीज होती है, उसके हिसाब से आपको लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। आशा करता हूँ पे ऑफ चार्ट आपको समझ में आया। अब हम लोग फ्यूचर प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, यानी आज के दिन में जो स्पॉट प्राइस है, फ्यूचर में उसका प्राइस क्या हो सकता है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। इनमें से 2 पॉपुलर मॉडल्स है जिसके माध्यम से हम लोग फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला मॉडल का नाम है कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल, और दूसरा मॉडल का नाम है एक्सपेक्टेशन मॉडल। कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल्स जो है ये कॉस्ट ऑफ कैरी के ऊपर बेस करके बनाई जाती हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कॉस्ट ऑफ कैरी के बारे में बताया। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस होती है और उसका जो स्पॉट प्राइस है, दोनों को डिफरेंस कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए, तो कॉस्ट ऑफ कैरी कैलकुलेट हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ, फ्यूचर प्राइस का मतलब है उसका जो स्पॉट प्राइस होता है उसके साथ कॉस्ट ऑफ कैरी को ऐड कर दीजिए तो फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट हो जाती है। इसका और एक आसान फॉर्मूला मैंने समझाया था। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी करते हैं तो फिनांस के लिए जितना इंटरेस्ट पे करते हैं उससे जितना डिविडेंड मिलती है उसको माइनस कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ कैरी कैलकुलेट हो जाती है। इसका आसान एग्जांपल्स मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, आप चाहे तो दोबारा बैक करके वो वाला पार्ट देख सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल के थ्रू फ्यूचर प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए स्पॉट प्राइस है 100 रुपया और उसका 1 साल का कॉस्ट ऑफ कैरी है 10 रुपया, तो फ्यूचर प्राइस हो जाती है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी 100 रुपया प्लस 10 रुपया, यानी 1 साल के बाद फ्यूचर प्राइस होगी 110 रुपया। दूसरी जो मॉडल है एक्सपेक्टेशन मॉडल, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जाता है जो स्पॉट प्राइस इन फ्यूचर कितना बढ़ सकती है, कितने तक पहुँच सकती है। इस तरह का जो फ्यूचर प्राइसिंग कैलकुलेट होती है किसी भी अंडरलाइंग एसेट का, इस मॉडल को हम लोग एक्सपेक्टेशन मॉडल कहते हैं। एज पर एग्जांपल मान लेते हैं किसी भी स्टॉक का जो स्पॉट प्राइस है अभी 100 रुपया चल रहा है और 1 साल के बाद हमें लगता है कि उसका प्राइस 10 रुपया बढ़ सकती है, तो फ्यूचर प्राइसिंग हो जाएगी 110 रुपया। इसी प्रकार से फ्यूचर प्राइसिंग कैलकुलेट की जाती है। तो इस प्रकार की मॉडल के हिसाब से अगर मार्केट बुलिश रही तो फ्यूचर प्राइस पॉजिटिव होती है, और अगर मार्केट बेयरिश रही तो फ्यूचर प्राइस नेगेटिव होती है, यानी प्राइस घट जाती है। अब मैं बताऊंगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज कैसे होती है। देखिए चैप्टर 1 में मैंने डेरिवेटिव मार्केट का डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया। वहाँ पर मैंने इस 3 तरह का पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताया, हेजर, स्पेकुलेटर और ट्रेडर और आर्बिट्रेजर। देखिए मार्केट में हेजर वही होता है जो जिसके पास पहले से पोजीशन रहता है और उस पोजीशन का रिस्क को रिड्यूस करने के लिए और दूसरी पोजीशन लेते हैं। इस तरह के हेजर के रूप में कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, गवर्नमेंट, सभी लोग डेरिवेटिव फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हेज करते हैं अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए।
इसीलिए ये लोग इंटरेस्ट रेट, शेयर वैल्यूज, बॉन्ड प्राइस, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी प्राइस के ऊपर भी हेज करते हैं। बहुत समय किसान भी हेज करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, क्योंकि किसान जब फसल उगाते हैं उसको पता नहीं होता है कि फ्यूचर में उसका कितना रेट मिल सकता है। इसीलिए फ्यूचर डेट में पहले से वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बायर के साथ कंप्लीट करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई लॉस ना हो। इन्वेस्टर चाहे तो इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर भी लॉन्ग पोजीशन या फिर शॉर्ट पोजीशन लेकर भी हेज कर सकते हैं। स्पेक्युलेटर या फिर ट्रेडर मार्केट में प्रिडिक्शन के ऊपर काम करते हैं और इसी तरह एक पोटेंशियल रिटर्न अर्न करने की संभावना रखते हैं। अगर ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मार्केट बहुत ही अच्छी जाने वाली है, तो वो अंडरलाइंग एसेट का लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठा के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में जैसे ही प्राइस बढ़ेगी उसको स्क्वायर अप करके प्रॉफिट निकाल सके। या फिर उसको अगर फील होता है कि मार्केट बहुत ही खराब होने वाली है फ्यूचर में, तो शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रखते हैं और जैसे जैसे प्राइस गिरती है उसके बाद वो स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। इस तरह की मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत ही चतुर होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं। अगर उसके प्रेडिक्शन के हिसाब से, अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मार्केट मूवमेंट करी तो उसको प्रॉफिट मिलती है। अगर उसका एक्सपेक्टेशन अगर गलत हो गई, प्रेडिक्शन अगर गलत हो गई, तो ऐसे केसेस में उसको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। आर्बिट्रेजर भी इस तरह का एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जो दो मार्केट में काम करते हैं। जिस मार्केट में उसको सस्ते में मिलते हैं वहां पर वो लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं, और जहां पर प्राइस ज़्यादा मिलती है तो वहां पर वो शॉर्ट पोजीशन लेके रखते हैं। और लॉन्ग पोजीशन का प्राइस और शॉर्ट पोजीशन का प्राइस का जो डिफरेंस होती है उसी को प्रॉफिट कहा जाता है, और इस तरह वो प्रॉफिट बुक करते हैं। अब मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस रिलेटेड क्या क्या रिस्क हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस रिस्क बेसिकली दो टाइप के होती है। एक है स्पेसिफिक्स और अनसिस्टेमेटिक रिस्क कह सकते हैं, और एक मार्केट रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क कह सकते हैं। यही दो टाइप के रिस्क फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। सबसे पहले स्पेसिफिक रिस्क यानी अनसिस्टमेटिक रिस्क के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये रिस्क ऐसा रिस्क होती है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है तो इस तरह का रिस्क को हम लोग स्पेसिफिक रिस्क यानी अनसिस्टमेटिक रिस्क कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी भी एक फैक्ट्री में वर्कर स्ट्राइक कर दिया है और जिसके वजह से फैक्ट्री का प्रोडक्शन और सेल बंद हो चुकी है, हैम्पर हो चुकी है, और इसके वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर चुकी है। तो ये भी एक टाइप के रिस्क है। ये स्टॉक प्राइस रिलेटेड रिस्क है, यानी प्राइस रिलेटेड रिस्क है, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर फैक्ट्री वर्कर को समझा बुझाकर स्ट्राइक को खत्म किया जाता है तो फिर उसका प्रोडक्शन सेल्स स्टार्ट होती है और धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करते हैं, यानी रिकवरी होती है। उसी तरह किसी भी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल अगर जॉब छोड़ देते हैं तो उसके वजह से भी प्रोडक्शन और सेल्स में इम्पैक्ट होती है। ये भी रिस्क है, सडन रिस्क है। इस तरह का रिस्क को हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। कंपनी चाहे तो दोबारा दूसरा कोई की मैनेजरियल पर्सनल को रिक्रूट कर सकते हैं और ये जो प्रॉब्लम हुई है इस तरह का रिस्क को कम कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे रिस्क मार्केट में अवेलेबल है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरह का रिस्क को हम लोग अनसिस्टमेटिक रिस्क यानी स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं। और बहुत सारे रिस्क अवेलेबल है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिस रिस्क को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं या फिर सिस्टमेटिक रिस्क भी कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वॉर का घोषणा हो गया, यानी दो देश में वॉर होने वाली है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। या फिर देश की फिस्कल पॉलिसी चेंज हो गया, मॉनिटरी पॉलिसी चेंज हो गया, तो ये अगर अचानक चेंज हो जाती है इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो जाती है, और ये कंट्रोल हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह का नॉन कंट्रोलेबल जो रिस्क है उसको हम लोग मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ हेजिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, मार्केट में तीन तरह का हेजिंग अवेलेबल है: लॉन्ग हेज, शॉर्ट हेज और क्रॉस हेज। सबसे पहले मैं बात करूंगा लॉन्ग हेज के बारे में। देखिए, अगर आपके पास कैश मार्केट में किसी भी तरह की कोई अंडरलाइंग एसेट का पोजीशन है, उसको हेज करने के लिए जब आप फ्यूचर मार्केट में जाकर लॉन्ग पोजीशन लेकर हेज करते हैं, इस तरह का हेजिंग को लॉन्ग हेज कहते हैं। ठीक उसी तरह जब फ्यूचर मार्केट में जाकर आप शॉर्ट पोजीशन लेकर हेज करते हैं, इस तरह का हेजिंग को शॉर्ट हेज कहा जाता है। चाहे आप लॉन्ग हेज करें या फिर शॉर्ट हेज करें, अंडरलाइंग एसेट हर केसेस में सेम ही होती है। लेकिन जब अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल नहीं होती है तो ऐसे केसेस में उसी अंडरलाइंग एसेट की तरह दूसरी कोई अंडरलाइंग एसेट के ऊपर हेज किया जाता है। इस तरह का हेजिंग को क्रॉस हेजिंग कहा जाता है। मान लीजिए एक गोल्ड माइनिंग कंपनी को लगता है कि गोल्ड प्राइस गिरने वाली है, इसीलिए वो हेज करना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल अभी नहीं है, तो वो हेज कैसे करेगा? तो ऐसे केसेस में
प्लेटिनम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर वो हेज कर सकते हैं। यानी उसको गोल्ड फ्यूचर के ऊपर हेज करना था, लेकिन गोल्ड फ्यूचर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो प्लेटिनम फ्यूचर्स के ऊपर हेज कर दिया। इस तरह के हेजिंग को क्रॉस हेजिंग कहते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और तुरंत उसको देख सकें। आप चाहे तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।